ये क्लास उन्हीं के लिए है जिन्होंने मेरा थ्योरी पूरा कंप्लीट किया है, अदरवाइज उसके लिए ये क्लास बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, बिना कुछ बातें किए हाय हेलो किए आप पहले जो है इसका थ्योरी वाला पार्ट देख लीजिए। टोटल साथियों 6 क्लास हुआ है कोशिका वाले चैप्टर का। एनसीईआरटी मैंने लाइन बाय लाइन कराया है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि फ्री तैयारी मैं आपको रेलवे ग्रुप डी के लिए कराऊंगा। तो एक चैप्टर खत्म हो चुका है, ज़्यादा अभी तक कुछ बीता नहीं है ना, इसलिए आप उसको ख़त्म कर ले, उसके बाद ही इस क्लास को देखें तो आपको अच्छा लगेगा, चीज़ों को क्वेश्चन को बनाने में भी आपको मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा हम नहीं बताएंगे, जो इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दिया। बाकी इस क्लास का पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, साइंस बाय राजकुमार, ठीक है ना। इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा क्योंकि इसका पीडीएफ बना हुआ है, ठीक है ना। और जो क्लास का कोशिका का पीडीएफ मैंने बहुत नहीं दिया है, तो मैं प्रयास करूंगा उसको बनाने का, टाइम साथियों नहीं मिल पाता है, लेकिन इसका पीडीएफ मैं जल्दी से आपको दे दूंगा, ठीक है ना। इसलिए टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ग्रुप डी के लिए बेसिकली हम तैयारी करवा रहे हैं साइंस के लिए। बिल्कुल भी चिंता आपको नहीं लेना, कितने भी आप साइंस में कमज़ोर हैं, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन यहाँ पर है ना। तो ठीक है, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है, निम्नलिखित, अच्छा इसमें जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो आपका क्या है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, और हमें ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना। ऐसे अंट संट क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए कोई किसी भी प्रकाशन से, हमें प्रीवियस ईयर पर ध्यान देना चाहिए। थ्योरी कंप्लीट करके उसके बाद प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। तो इसलिए हमने ये जो क्वेश्चन लिया है, ये देखिए हाथों से हमने लिखा है, बहुत मेहनत लगा है, ठीक है साथियों। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कोश के घटक अधिकांशतः परागकेंद्रीय। अब परागकेंद्रीय ये हिंदी वर्ड है, बायोलॉजी में अक्सर ये होता है कि इंग्लिश को हिंदी में, हिंदी को इंग्लिश में ऐसा कर देता है। परागकेंद्रियों को ही प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। तो मैंने आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में अच्छे से बताया हुआ है, में मौजूद नहीं होता, यानी कि ऐसा कौन सा कोशिका का अंग है जो कि प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होता है। तो अब ऑप्शन देख के जो हमसे थ्योरी पढ़ा है उसको देख के तुरंत बना दिया होगा, है ना। अच्छा, लास्ट में आपको कमेंट भी करना है कि आपका कितना स्कोर हुआ, कितना आपने सही किया, ठीक है। तो कोशिका द्रव ये तो खैर होता है, ये तो आपका प्रोकैरियोट्स में होता है। कोशिका भित्ति ये भी आपका होगा, राइबोसोम ये भी होगा, लेकिन केंद्रक झिल्ली साथियों प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है भाई, केंद्रक ही नहीं होता है प्रोकैरियोट्स में, तो केंद्रक झिल्ली कहाँ से होगा, सीधी सी बात है। तो ऑप्शन बी हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए मैं आपको बता दूं, कोशिका एक ऐसा चैप्टर है जिसका बायोलॉजी में हर एक चीज़ से रिलेशन है, समझ गए ना। तो इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे इसमें मैंने ले लिए हैं, लेकिन मैं उसको भी नहीं कराऊंगा आपको, है ना। और वो चीज़ें जो है अलग चैप्टर से रिलेटेड है। लेकिन आप जैसे ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है, ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। इस क्वेश्चन में देखिए कोशिका का तो चर्चा किया गया, लेकिन ये टॉपिक रिलेटेड है श्वसन से, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से साथियों, ये आपका रिलेटेड टॉपिक है। तो यही कह रहा हूँ मैं, कोशिका एक ऐसा चैप्टर है इनका बायोलॉजी में हर एक चैप्टर से रिलेशन है, ठीक है ना। तो खैर मैं इसको चलिए यहाँ पर करा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। और मैंने ये जो सेल वाला चैप्टर कराया उसमें मैंने ये आपको बोला भी था, ठीक है ना। इसके बारे में साथियों क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं, जैसे मान चलिए हमने चावल खाया, किसी ने रोटी खाया, किसी ने आलू खा लिया, आलू की सब्जी खा लिया, तो इन सब में साथियों क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिसे हम पोषक तत्व कहते हैं। तो इन सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिसे हम पोषक तत्व कहते हैं। तो ये सब हम क्यों खा रहे हैं, तो बोलेगा सर एनर्जी हमको नहीं है, ऊर्जा लेने के लिए ये सब हम खा रहे हैं, ताकि शरीर का वृद्धि हो, विकास हो, इसलिए हम खा रहे हैं। तो साथियों इसको खाने के बाद क्या आपको ऊर्जा मिल जाती है, एनर्जी आ जाता है, तो बोलेगा सर आज तो जाता है, लेकिन ऐसे नहीं आता। आखिर ये प्रोसेस होता कैसे, उनको समझते कैसे हमें एनर्जी आता है खाना खाने के बाद। तो साथियों इन सब में क्या पाया जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है। तो जैसे हम साथियों खाते हैं ना, तो मुंह से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में जो आपका, जैसे ये आपका चावल ले लीजिए, तो चावल में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है वो मुंह में लार होता है, लार से क्या होता है, चावल क्या होता है, लार में पूरा मिल जाएगा चावल, तो धीरे धीरे चावल आपका दांत से टूटना स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पर एंजाइम की क्रिया से साथियों क्या होता है, पूरा शरीर में साथियों एंजाइम की क्रिया से कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा जो पार्ट है, जिनको हम कहते हैं ग्लूकोज, क्या कहते हैं, ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट अगर ग्लूकोज में टूट गया तो यहाँ से हमको ऊर्जा मिलना स्टार्ट होने का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट अगर ग्लूकोज में टूट गया है तो समझिए यहाँ से ऊर्जा मिलना हमें आसान हो जाएगा, डायरेक्ट आपको कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा नहीं मिलेगा। अब क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट गया, कैसे टूटा, लार से तोड़े, और बहुत सारे एंजाइम, अब खाना मुंह में नहीं रहेगा, पेट में भी जाएगा, तो पेट में भी जाएगा, तो वहाँ से उसमें क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम क्रिया करते हैं। तो भोजन को क्या करते हैं, छोटे छोटे महीन पार्ट में, सरल पार्ट में तोड़ देते हैं, जिस प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। तो अब ये ग्लूकोज में टूट गया है, अभी भी इससे हमें एनर्जी नहीं मिला।
अब साथियों देखिएगा ध्यान से, एक मिनट ध्यान देखिएगा कि अब जो साथियों यहाँ पर है ग्लूकोज में टूट गया जो, तो अब ग्लूकोज का सूत्र साथियों होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज सूत्र था। अभी भी हमको शरीर में एनर्जी नहीं मिला। अब हम जो सांस लेते हैं उससे क्या आता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जैसे ग्लूकोज के पास सटेगा तो अब इससे हमें ऊर्जा मिल जाता है। तो अब ये हो जाएगा हमारा, इससे क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ऊर्जा मिल जाएगा। यानी जब ये रिएक्शन होगा ऊर्जा मिलेगा, प्लस में CO2 बनता है एक्स्ट्रा और प्लस में आपका H2O बनता है। शायद आपको, अगर आप पूरा क्लास देखे हैं, जो एक भी क्लास नहीं छोड़ा है, तो इस चीज़ को मैंने चर्चा उसमें किया था, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि ये प्रक्रिया क्या हो रही है ना। तो ग्लूकोज के साथ क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, तभी हमें क्या मिल रहा है, ऊर्जा मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और जल मिल रहा है। तो प्रश्न आपका वही पूछ रहा है आपका, ठीक है ना, कि मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। तो भाई ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन दिए तभी ना ग्लूकोज टूटा, ऊर्जा CO2 और H2O में, तो ऑक्सीजन करेक्ट हो जाएगा। समझ गए ना बात को। चलिए, ये हालांकि श्वसन से संबंधित था तो कोई नहीं, मैंने फिर भी चलो आपको करा दिया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप देखिए, सीधा पढ़ाया हुआ प्रश्न हमारा है। कह रहा है अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है, बताइए। हमने नहीं करा है तो बोलेगा सर बिल्कुल आप बताएं, ATP होता है। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। समझ गए ना। अभी जो हम आपको बताएं C6H12O6 ये ग्लूकोज है, ये इससे ऊर्जा लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे ऑक्सीजन देना पड़ेगा। जैसे ऑक्सीजन देंगे तो ये ग्लूकोज टूट जाएगा, किसमें, CO2 में टूट जाएगा, प्लस आपका ATP में टूट जाएगा और प्लस में आपका H2O में। अब बोलेगा पहले सर ऊर्जा लिखे थे अभी ATP लिख दिए, तो भाई ATP क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ऊर्जा ही तो है। ऊर्जा मिलता है लेकिन ATP के रूप में और माइटोकॉन्ड्रिया में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बात क्लियर हुआ। तो वही आपका ATP क्या है, ऊर्जा की मुद्रा है। और ये प्रक्रिया कहाँ होती है, फाइनल प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। बेसिकली ग्लूकोज से जो ऑक्सीजन, ग्लूकोज का जो विखंडन होता है ऑक्सीजन के सापेक्ष, ये 2 चरणों में होता है, तुरंत नहीं हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर क्या बोल दिया आपको, ग्लूकोज के पास ऑक्सीजन दिए तो ये टूट गया, डायरेक्ट यहाँ पर CO2 ATP प्लस H2O हो गया। तो ये डायरेक्ट नहीं होता है, ये 2 चरण में होता है। पहला चरण साथियों ग्लूकोज टूटता है किसमें, पायरुविक एसिड में टूटता है, और वो होता है साथियों कोशिका द्रव्य में होता है वो प्रक्रिया। उसके बाद पायरुविक अम्ल जाके आपका ऊर्जा में टूटता है, ATP में टूटता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है ना। तो खैर आपको बहुत बात बता दिया जो कि श्वसन से रिलेटेड आपका टॉपिक है। तो जितना बात बोले हैं, आप बोलेगा सर ये तो कोशिका हम नहीं बोले थे हम, तो कोई नहीं, ये आपका चैप्टर ही अलग है। मैंने बोला ना, कोशिका एक ऐसा चैप्टर है जिससे कि सबसे रिलेटेड आपका ये आपका होता है, ठीक है ना। इसलिए आपको पूरा हम कराएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, भरोसा किए हैं तो आपको जरूर विश्वास है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका आंसर फिलहाल क्या हो जाएगा, बोलिए सर ATP हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। इस प्रश्न को देखिए, कह रहा है अभी जस्ट इसका बोले हैं, ठीक है ना। कोशिका में 6 कार्बन अणु ग्लूकोज के, यानी कि ग्लूकोज कितना होता है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो बोलेगा C6H12O6 कितना अणु है, कार्बन का 6 अणु है, यानी कि 6 अणु वाला कार्बन का क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। 6 कार्बन अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, बोलिए। अभी आपको हम बताएं कि नहीं साथियों, ये ग्लूकोज है, इससे अगर हमें ऊर्जा लेना है तो हमें क्या, इसको ऑक्सीजन देना पड़ेगा, और ऑक्सीजन देने के बाद ये क्या, इनका क्या होता है, विखंडन होने लगता है, या बोलिए ग्लूकोज टूटने लगता है। समझ गए ना। तो 2 प्रोसेस में होगा। पहला प्रोसेस कहाँ होगा, कोशिका द्रव्य में होगा। अभी जो ग्लूकोज लिए हैं C6H12O6 लिए हैं, इसमें अगर हम ऑक्सीजन देंगे तो ये किस में टूटेगा, तो ये साथियों पायरुविक अम्ल में पहले टूटता है, उसके बाद पायरुविक अम्ल टूटता है ऊर्जा में। समझ गए ना। तो पहला प्रोसेस जो पायरुविक अम्ल टूटता है ये आपका कोशिका द्रव्य में प्रोसेस होता है। कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में। तो वही पूछ रहा है कि 3 कार्बन वाले। अब जो पायरुविक अम्ल जो है ना साथियों, इसका सूत्र होता है C3H4O3। ये आपका साथियों पायरुविक अम्ल का सूत्र होता है, या पायरुवेट भी इसको बोला जाता है ना। तो ये 3 कार्बन वाला अणु है ना, तो इसी का बेसिकली ये बात कर रहा है। यहाँ ये पायरुवेट, देखिए पायरुवेट बोल भी रहा है, तो पायरुवेट में टूटता है। यह प्रक्रिया कहाँ होती है, तो बोल ही दिया कि जो ग्लूकोज पहले पायरुविक अम्ल या पायरुवेट में टूटेगा, ये प्रक्रिया कहाँ हो गया, कोशिका द्रव्य में। उसके बाद फिर पायरुविक अम्ल से हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, और वो प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। समझ गए बात को ना। तो इसका आंसर क्या होगा, कोशिका द्रव्य में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, प्राकेंद्रिक कोशिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि प्रोकैरियोटिक के बारे में कुछ बातें कही गई हैं, कौन सा उसमें गलत ऑप्शन बोल रहा है उसको आप चुनिए। तो देखिए पहला क्या है, झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी। तो हमें तो भाई यही गलत लग गया। मुझे ये बताइए
प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई भी अंग झिल्लीबद्ध होता है? नहीं होता है। जब केंद्रक इसमें है ही नहीं तो केंद्रक का झिल्ली भी नहीं होगा, यानी कि जितने भी अंग पाए जाएंगे इसमें आपका, जैसे कि राइबोसोम पाए जा रहे हैं तो उसमें भी आपका झिल्ली नहीं होगा। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो अंग पाए जा रहे हैं उसमें उसको अलग से सुरक्षा देने के लिए झिल्ली नहीं होता है। तो झिल्लीबद्ध इसमें कैसे हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी, यानी कि झिल्ली वाला अंग मौजूद है प्रोकैरियोटिक में, जो कि सारी गलत बोल रहा है। तो गलत ही पूछ रहा था, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कौन सा कोश के विषाक्त पदार्थ, विषाक्त पदार्थ का मतलब जहरीला पदार्थ, और औषधि मतलब दवा के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है। कहने का मतलब साथियों ये है कि मान चलिए हम कोई व्यक्ति जो है गलती से ड्रग्स वाला नशीला पदार्थ खा लिया, या जो है जहर गलती से वो खा लिया, पॉइजन वाला चीज़, तो उसको जो है उस पॉइजन को ख़त्म करने का कार्य जो है कौन करता है? तो साथियों ये करता है आपका यकृत की कोशिका करता है। कौन करता है साथियों? यकृत, यानी कि लीवर। जैसे मान चलिए कोई बहुत ज़्यादा दारू पी लेता साथियों, है ना, तो दारू में क्या है? जहरीला पदार्थ है, तो वो साथियों उनका डायरेक्ट असर लीवर पर पड़ता है, यकृत पर पड़ता है। तो यकृत साथियों क्या करता है कि उस जो भी जहरीला पदार्थ, हम कुछ भी बेकार पदार्थ जहरीला पदार्थ खाते हैं ना, तो उस लीवर क्या करता है, उसको उसमें जहरीला पदार्थ को कम करने का प्रयास करता है। अगर आप ज़्यादा जहरीला पदार्थ खा लीजिएगा तो इससे आपका क्या होगा? लीवर की जो हेपेटिक कोशिका होती है वो क्या होगी? ज़्यादा जहरीला पदार्थ खाइएगा तो कोशिका, लीवर का कोशिका कितना देखभाल करेगा? उसका भी एक लिमिट ही होगा ना। अब ज़्यादा आप जहरीला पदार्थ खाइएगा तो लीवर की कोशिका वहाँ पर खुद डैमेज हो जाती है, वो ठीक नहीं कर पाती है। ठीक है ना, तो बेसिकली लीवर की कोशिका के जो हेपेटिक कोशिका है उसमें आपका होता है अंतःद्रव्यजालिका और बेसिकली SER। अगर आपको अच्छे से याद है तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो कशेरुकी जंतु साथी होते हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी जिसमें पाई जाती है उसे कशेरुकी जंतु कहते हैं। जैसे हम लोग होंगे, हम लोग क्या है? कशेरुकी जंतु। तो उसके लीवर की कोशिकाओं में SER पाया जाता है ना। अब SER क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो ये क्या करते हैं साथियों? ये आपका जहरीले पदार्थ को, उस जहरीले पदार्थ को, उनके प्रभाव को कम करने का प्रयास करते हैं, यानी कि विषाक्त पदार्थ को, जहरीले प्रभाव को खत्म करने का प्रयास करते हैं। तो कौन? SER। अब SER किसका पार्ट है? तो बोलेगा सर ER का पार्ट है, यानी अंतःद्रव्य जालिका का पार्ट है। इसलिए बोले ना, जो थ्योरी देखा उसको मजा आ रहा होगा प्रश्न करने में। ठीक है ना, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या करा? निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिका पाई जाती है? तो देखिए कोशिका से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ क्या आपका ऊतक भी आ गया, है ना। हालांकि इसका आंसर आपका सल्की उपकला ऊतक हो जाएगा, लेकिन इस चीज़ को आप अभी आप मत करिए। ठीक है, इस चीज़ को मत करिए जब ऊतक, क्योंकि ये ऊतक से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं है, तो इसको मैं अभी आपको नहीं कराऊंगा। ठीक है, और आपको मज़ा भी नहीं आएगा, क्योंकि पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन करने में मज़ा आता है ना, उसका अलग ही अंदाज है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस कोश के घटक को कोशिकीय प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? राइबोसोम। मैंने बोला था कि ER के क्या होते हैं? दो प्रकार होते हैं, एक होता है RER और एक होता है साथियों SER, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो खुरदरी वाला उसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है जो कि प्रोटीन बनाने में कार्य करता है, और जो SER है चिकना वाला, ये वसा लिपिड बनाने का कार्य करता है। तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम की खोज किसने की साथियों? पैलेडे ने, ध्यान रखिएगा, पैलेडे ने राइबोसोम की खोज की थी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कारण निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? पावर हाउस बोलिए या कोशिका का शक्ति गृह बोलिए, एक ही बात है। तो किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है ना, मैंने आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन किया है थ्योरी क्लास में। ठीक है ना, अभी भी जो बोले कि ऊर्जा तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया में ही फाइनल हमें मिल रहा है, इसलिए इसको ऊर्जा घर कर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन, यूकैरियोटिक कोशिका के निम्न में से किस कोशिकाओं का आत्मघाती थैली के रूप में, यानी कि सुसाइड बैग किसे कहते साथियों? बताया था कि नहीं बताया था कि जो आपका लाइसोसोम साथियों होता है, लाइसोसोम साथियों आपका क्या है? ये आत्मघाती सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब देखता है कोशिका मर जाता है तो लाइसोसोम के अंदर जो आपका जो खतरनाक एंजाइम होते हैं वो खुद फट जाते हैं, लाइसोसोम को भी मार देते हैं साफ सफाई करने के लिए। ठीक है ना, तो लाइसोसोम क्या आपका आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका वही है, तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, नंबर पर आप मत जाइए, यहाँ पर नंबर पर मत जाइए। ठीक है ना, स्लाइडन और स्वान, यहाँ स्वान होगा। ठीक है ना, यहाँ पर स्वान होगा, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया। स्लाइडन और स्वान द्वारा किया गया कोशिका सिद्धांत दिया गया, हाँ, स्लाइडन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू होता है? किन जीवों पर लागू होता है साथियों? सिंपल सी बात है, कोशिका पर ही लागू होगा ना सर। कोशिका सिद्धांत दिया है तो कोशिका पर ही लागू होगा, कोई ऐसा थोड़ी एक अलग चीज़ होगा।
तो कवकों पर, तो कवक में क्या कोशिका नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो कवकों पर भी लागू होगा। जंतु पर, क्या जंतु में कोशिका नहीं है? बिल्कुल है। विषाणु, डी नंबर देखिए शैवालों पर, शैवाल भी कोशिका है, एक कोशिका जो होता है। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था कि वायरस साथियों क्या होता है, इसमें आपका इसमें कोई भी कोशिका नहीं होता, क्योंकि ये ना ही सजीव है ना ही निर्जीव है। वायरस क्या ना ही सजीव है ना ही निर्जीव है। वायरस साथियों होता है ये आपका कह सकते हैं कि डीएनए और प्रोटीन से, जो आपका न्यूक्लिक अम्ल होता है और प्रोटीन, इससे मिलकर बना होता है। तो विषाणु आपका साथियों, विषाणु को ही वायरस कहते हैं इंग्लिश में। तो ना ही ये निर्जीव ना ही सजीव। ये सजीव की तरह कब कार्य करते हैं? जब ये किसी के शरीर में, किसी के सजीव शरीर में प्रवेश कर जाए, तो तब ये सजीव की तरह कार्य करता है। तो एक विषाणु कोशिका है ही नहीं, तो सिंपल सी बात है, इस पर लागू नहीं होगा। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। कितना हल्का क्वेश्चन देखिए पूछा गया, प्रीवियस ईयर, हल्के में मत लेना इसको। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कर रहा है कि रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी। जिसने थ्योरी पढ़ाया उसको मजा आएगा, वो तुरंत बना लेगा। पेड़ के पत्तों के निर्माण करते हुए नहीं। पेड़ का पत्ता का भाई निर्माण क्यों करेगा ये है? वो तो खुद प्रकृति के द्वारा निर्माण होते हैं। एक प्याज के छिलके को निरीक्षण करते हुए नहीं। रक्त का निरीक्षण करते हुए नहीं। कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। साथियों कॉर्क क्या है? ये आपका वृक्ष का छाल है। वृक्ष का क्या साथियों? छाल है। इन्होंने कॉर्क में जो आपका पौधा का कॉर्क था, उसमें इन्होंने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से देखा, तो देखा कि उसमें एक छत्ता टाइप का साथियों, इसको मधुमक्खी के छत्ते टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसे इन्होंने सेल नाम दिया था, जिसको खाली जगह भी कहते हैं। ठीक है ना। तो आपका कॉर्क का निरीक्षण करते हुए इन्होंने देखा था रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665। और मृत कोशिका देखा था, इस बात को ध्यान रखिएगा। जीवित कोशिका किसने? ल्यूवेनहॉक ने 1674 में। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? साथियों ये आपका कोशिका है, कोशिका के बीच में केंद्रक होता है। अब कोशिका को जगह देने, कोशिका को सुरक्षा देने के लिए कौन है? तो बोले सर कोशिका झिल्ली है। अब कह रहा है केंद्रक, ये आपका केंद्रक हो गया, और कोशिका झिल्ली यानी ये आप कोशिका झिल्ली हो गया, के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? देखिए अब इसके बीच जो पदार्थ रहता है, ये आपका कोशिका झिल्ली, एक केंद्रक। तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पूछ रहा है, तो जो पदार्थ रहता है साथियों पूरा कोशिका में फैला रहता है, उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। और 19 नंबर वही क्वेश्चन है, तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए मैंने आपको पढ़ाया था कोशिका वाले चैप्टर में कि साथियों क्या होता है कि मान चलिए कि परासरण की पानी, परासरण आप पूरा अच्छे से जानते हैं। परासरण क्या होता है साथियों? जहाँ पर पानी की मात्रा अधिकतम होती है और जहाँ पर कम होती है, तो अधिकतम वाले से कम की ओर जाता है कौन? हमारा पानी। तो वो प्रक्रिया आपका परासरण कहलाता है। यानी कह सकते हैं पानी की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति ही परासरण कहलाती है। सिर्फ पानी की, समझ गए बात को ना। तो साथियों अगर परासरण की क्रिया कोशिका में होती है, अगर मान चलिए परासरण की क्रिया से कोशिका में जल की हानि होती है, कोशिका में क्या होती है? जल की हानि होगी। तो कोशिका में जल की हानि से हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या है कि कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य है, अब जीव द्रव्य क्या होता है? कोशिका द्रव्य अब प्लस में केंद्रक, दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा जीव द्रव्य बन जाता है। समझ गए ना। तो कोशिका में अगर जल की हानि होगी तो हम बेसिकली बोलेंगे कि कोशिका सूख गया, जल निकल गया, मतलब सूख ही नहीं जाएगा, सिकुड़ जाएगा। सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए आपके शरीर से पूरा अगर लिक्विड निकाल दिया जाएगा तो आप सूख नहीं जाइएगा, एकदम हड्डी दिखिएगा, है ना। तो उसी तरह से कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा है, कोशिका द्रव्य या कोशिका द्रव्य और केंद्र को जोड़ देने पर जो जीव द्रव्य बनता है उसको निकाल दिया जाएगा, तो उसका मतलब क्या? कोशिका सिकुड़ जाएगी। तो उस प्रक्रिया क्या बोलते थे? जीव द्रव्य कुंचन बोलते थे, अगर अच्छे से याद है आपको तो, है ना। तो उसको साथियों यहाँ पर देखिए कहीं भी ऑप्शन में जीव द्रव्य कुंचन नहीं लिखा गया। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जीव द्रव्य कुंचन को ही इंग्लिश में प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। इसलिए इंग्लिश पे आप ध्यान रखा कीजिए। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन तो आप जानते ही हैं, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। इसको देखते हैं ध्यान से। कह रहा है कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? बिल्कुल अच्छी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर साथियों क्या हो जाएगा? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। साथियों ये हमारा कोशिका हो गया, और इसको घेरने के लिए, सुरक्षा देने के लिए कौन है? ये आपका कोशिका झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली क्या करता है? अच्छा ये कोशिका है, तो इसके अंदर क्या है? बहुत सारे अंग हैं जिसे हम कोशिकाओं कहते हैं। तो अब ये कोशिका झिल्ली साथियों इस पूरे कोशिका को घेरे हुए सुरक्षा प्रदान कर रही है। अब मान लीजिए कोई बाह्य पदार्थ यहाँ है, तो इस बाह्य पदार्थ को एक कोशिका के अंदर अंग को से मिलने और बाहर हाथ मिलाने से कौन रोक रहा है? तो यहाँ पर कोशिका झिल्ली रोक रहा है। तो यानी कोशिका झिल्ली इसको
कोशिका यानी ये बाहर हो गया, बाहरी वातावरण में जो चीज़ें हैं इसको कोशिका के अंदर वाले अंगों से अलग कर रहा है। तो सिंपल सी बात है प्लाज्मा झिल्ली। बाकी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ये सब चीज़ कितना बार एक्सप्लेन कर चुके हैं थ्योरी वाले पार्ट में, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया है, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो कोशिका। देखिए इस सबको हल्का में नहीं लीजिए, ये सब भाई पूछा गया ग्रुप डी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है। क्या बोल रहा है, पाचक एंजाइमों से भरी होती है थैली के रूप में। तो कौन होता है, याद आ रहा है, बिल्कुल याद आ रहा होगा सर, यही तो लाइसोसोम ही होगा, लाइसोसोम ही तो होगा। तो लाइसोसोम के पास ही तो खतरनाक एंजाइम होता है जो कि अगर कोशिका के अंदर कोई भी अंग अच्छे से कार्य नहीं कर रहा तो उसको ये क्या करता है, लाइसोसोम एंजाइम निकाल के उसको मार देता है, ठीक है ना। तो लाइसोसोम के पास क्या होता है, पाचक एंजाइम होता है, ठीक है ना। और ये पाचक एंजाइम कहाँ से इसको मिलता है, जो आपका प्रोटीन वाला पार्ट होता है राइबोसोम, उससे आपको ये मिलता है ER वाले पार्ट से, ठीक है ना। RER पार्ट यानी खुरदरी वाले पार्ट से मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस प्रश्न को देखिए क्या कर रहा है, पुटिकाओं यानी वेसिकल्स में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन मतलब क्या, ढोना, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका उत्तरदायी है। यहाँ पर एक वर्ड क्या आ गया, पैकेजिंग, क्या आ गया, पैकेजिंग। तो एक क्या आंसर होगा सर, गोल्जी का। आप अच्छे से बताए थे कि गोल्जी का क्या करता है, पैकेजिंग का कार्य करता है। क्या करता है, पैकेजिंग का और परिवहन का कार्य करता है। ER जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करता है, प्रोटीन और वसा का निर्माण करता है। तो जो उनसे जो पदार्थ बना है ना प्रोटीन और वसा का, उसका ये परिवहन करता है गोल्जी का, ठीक है ना। और पैकेजिंग भी करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए ये वही क्वेश्चन रिपीटेड है, तो रिपीटेड क्वेश्चन लिख गया है, इसको छोड़ो, आत्मघाती थैली जानवे करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है आपका है, राइबोसोम डैश बनाते हैं। तो भाई कितना बार बताएं, प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया, प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में क्या कहेंगे, जीव द्रव कहेंगे। तो हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखें, आपसे निवेदन है। तो किसने दिया था, ये दिया था आपका प्रोटोप्लाज्म। अच्छा ऑप्शन गलत दिया गया, नहीं सही है, हाँ। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था, जोहान इवानिस पुरकिंजे। तो ये जोहान फोन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में दे देता है रेलवे, कोई दिक्कत नहीं है। पुरकिंजे ने दिया, किसने दिया, पुरकिंजे ने खोज किया था। आप इसका जो है ईस्वी कमेंट कीजिएगा, मैंने कब दिया था, कब दिया था ये ईस्वी आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, डैश किसी कोशिका की एक प्रकार के अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ खराब हो चुके कोशिकाओं को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करती है। देख रहे हैं ना कितना बड़ा लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन आंसर इसका चुटकी भर में निकल जाएगा, है ना। साफ करने, तो साफ क्या करेगा भाई, साफ करने का क्षमता उसी के पास होगा जिसके पास खतरनाक चीज़ है। साफ करने के लिए जिसके पास खतरनाक चीज़ है वही साफ करेगा ना। तो एक के पास है वे क्या है, वो है लाइसोसोम। तो सिंपल लाइसोसोम होगा। बाकी इसका पूरा मतलब साथियों अच्छे से आपको पता है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन शायद वही है ना, ये भी क्वेश्चन वही है, तो इसको भी छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है यानी कि असत्य है। तो पढ़िए, पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तकाएं पाई जाती है। यानी कि देखिए गलत पूछ रहे साथियों। रिक्तका मतलब साथियों क्या होता है, वही रसधानी। अगर आपको अच्छे से याद है, मैंने आपको बताया था कि रसधानी साथियों होता है जिसको रिक्तका भी कहते हैं। ये जंतु कोशिका में छोटी रसधानी होती है और पादप कोशिका में बड़ी रसधानी होती है, ठीक है ना। तो गलत पूछ रहा है ना, तो गलत पूछ रहा है। देखते हैं क्या बोल रहे हैं, पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिका की तुलना में छोटी रिक्तकाएं पाई जाती है। तो पहला ही गलत है ना, पहला ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिका की तुलना में छोटी होती, नहीं गलत बोल रहे हैं ना। पादप कोशिका का राजधानी बड़ा होता है और जंतु कोशिका का छोटा होता है। बाकी सारे ऑप्शन देख लेते हैं, और भी कोई अगर हो सकता है। पादप कोशिका सामान्यतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है, बिल्कुल बात है कि पादप कोशिका जो जंतु कोशिका थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है ना। आकृति आपने देखा था NCERT वाले में, मैंने आपको दिखाया था आकृति, ठीक है ना। और फिर जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए, बिल्कुल सही बात है। लवक सिर्फ यानी कि प्लास्टिड, याद है ना, 3 प्रकार के हमने आपको बताया था, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक, बताया ना, तीनों बताया था। तो साथियों जो प्लास्टिड यानी कि लवक होते हैं ये केवल पौधों में पाए जाते हैं, पौधों की कोशिका में। तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। फिर ये कह रहा है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्तियाँ पाई जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। और जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते, बिल्कुल सही बात है। आपका जो है पादप कोशिका में सिर्फ कोशिका भित्ति पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते, ठीक है ना। तो गलत पूछ रहा था, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। कोशिका में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो सिंपल सी बात है केंद्रक है। केंद्रक को क्या बोलते हैं, नाभिक कहते हैं। किस कोशिकाओं को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, तो नाभिक को क्या कहा जाता है, मास्टर कहा जाता है। क्यों साथियों, क्योंकि ये सभी अंग को, जो कोशिका में जितने भी कोशिकांग हैं
सभी को ये क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है, सभी से कार्य करवाता है, मास्टर की तरह ये कार्य करता है, और बड़ा अंग भी यही है। ठीक है साथियों, तो इतना खत्म हो गया, आगे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। ये तो आपको पता ही है ना, ये आपका राइबोसोम हो जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन ले लेगा, इसको छोड़ दो। यहाँ देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकाओं केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। देखिए क्या कह रहा है, केवल पशु कोशिका में, यानी कि जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो साथियों मैंने इसके बारे में शायद चर्चा नहीं किया था, जैसा कि मुझे याद है सेंट्रोसोम, हालांकि मैंने चित्र में दिखाया था सेंट्रोसोम आपको, लेकिन उसके बारे में शायद मैंने आपको बताया नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में इसके बारे में चर्चा भी नहीं किया था। तो मैंने आपको एक बात बोला था, याद है अगर अच्छे से आपको, कि एक आध दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो मिलेंगे जो कि एनसीईआरटी से आपके बाहर देखने को मिलेंगे कुछ शिफ्टों में, तो उसके लिए चिंता नहीं आपको है, सब चीज़ मैं आपको एग्जाम से पहले एवरीथिंग करा दूंगा। वो भी चीज़ कराऊंगा कि जैसे कि कुछ प्रश्न ऐसे जो एनसीईआरटी से बाहर आते हैं वो भी मैं आपको करा दूंगा, चिंता बिल्कुल भी आपको नहीं लेना। साइंस बाय राजकुमार आपके लिए जिंदाबाद है। तो सेंट्रोसोम साथियों, इसको तारक काय हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, तारक काय। तो साथियों तारक काय होता है ये आपका एकदम लाठी, एकदम बेलन के जैसा होता है, ठीक है ना, बेलन से सिलेंडर टिकट आपका, इसमें इसे माइक्रोट्यूबल्स होते हैं साथियों, ठीक है ना। तो ये साथियों क्या करता है, कोशिका विभाजन में ये मदद करता है, सेंट्रोसोम, ठीक है ना। तो ये पौधों की कोशिका में ये नहीं पाया जाता है, पौधों की कोशिका में साथियों ये नहीं पाया जाता है, तो इसलिए हमारा केवल पशु कोशिका में सेंट्रोसोम आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, आगे देखते हैं। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया। अच्छा ये तो आपका कोशिका विभाजन टॉपिक हुआ, ये टॉपिक आपका कोशिका विभाजन से होगा, तो ये आपका एक अलग चैप्टर है, इसको अलग चैप्टर में करेंगे, ठीक है ना, इसको अभी हटा देते हैं। फिर है पौधों पादप कोशिकाओं में मौजूद डैश की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। साथियों जो जल आपका होता है पादप कोशिकाओं में, जल समझिए कि बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है, जल आपका है ना, जल आपका पौधों में राजधानी जो साथियों होता है उसमें जल का क्या होता है, संतुलन बनाए रखता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर साथियों क्या होगा, जल हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, जल हो जाएगा, है ना, जल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है। अब भाई मैंने आपको बोला था कि पौधा में साथियों होता है, बहुत सारे कोशिका क्या होते हैं, मृत होती है। अब भाई बहुत सी कोशिकाएं मृत है, अभी ऊतक वाले चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें देखेंगे कि इसे जाइलम फ्लोएम को देखें ना तो उसमें आपको पता चल जाएगा। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो बहुत चीज़ें हमारे क्लियर होती जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग से करेंगे तभी क्लियर होगा। अब कोई कोशिका पढ़ा ही नहीं है, डायरेक्ट ऊतक पढ़ेगा तो उसको कोशिका उस समय समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि यूज़ तो होबे करेगा कोशिका, ऐसा हो नहीं सकता कोशिका किसी भी बायोलॉजी चैप्टर में यूज ना हो, ठीक है ना। तो पौधों में बहुत सारी कोशिकाएं मृत होती है। अब मृत को क्या भाई भोजन पानी चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं चाहिए, इसीलिए पौधों को एनर्जी की कम जरूरत होती है। तो सिंपल आंसर होगा, क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिका होती है। सिंपल आंसर, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। बहुत सारे कोशिका मृत है तो एनर्जी उतना चाहिए ही नहीं, मरा हुआ है बेचारा, क्या एनर्जी लेगा वो। अच्छी जो मरी हुई कोशिकाएं होती है पौधों की, ये इसको सिर्फ कठोरता प्रदान करती है, यानी कि मजबूती प्रदान करने में मदद करती है जो मृत कोशिकाएं होती है पौधों के लिए, ठीक है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है जो कि उसको मजबूती प्रदान करती है, कोशिका झिल्ली एक तरह कह सकते हैं। यहाँ पर साथियों पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है ये भी पौधों को मजबूती प्रदान करती है, कठोरता प्रदान करती है, ठीक है ना, दृढ़ता प्रदान करती है। तो देख लीजिए उसके अनुसार कोई आंसर है क्या, ऑप्शन देख लेते हैं पहले क्या क्या है ना। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है, क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। क्योंकि पादप कोशिका सजीव होती हैं, अब भाई सजीव तो होगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली नहीं होती है, ये गलत कह रहे हैं ना, पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है और कोशिका भित्ति भी होती है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी आवश्यकता होती है, नहीं भाई कोशिका भित्ति का प्रकाश संश्लेषण में क्या आवश्यकता है, तो ये तो ऑप्शन गलत कर रहा है, ये भी गलत कर रहा है। क्योंकि पादप कोशिका सजीव होती है, ये भी गलत ये कर रहा है, वो तो होती है, सही बात है, तो ये करेक्ट लॉजिक थोड़ी हुआ। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट लॉजिक है। क्यों साथियों बताता हूँ, ये कह रहा है कि क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। देखिए ध्यान से अपन, जैसे मान चलिए साथियों ये आपका पादप कोशिका हो गया, पादप कोशिका हो गया। अब इसके चारों ओर क्या होगा, बोले सर कोशिका झिल्ली होगा, और उसके चारों ओर क्या होगा, कोशिका भित्ति होगा, और कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। तो जिस प्रकार कोशिका झिल्ली क्या कर रहा था, कोशिका झिल्ली क्या कर रहा था जंतु कोशिका में, बाह्य जो पर्यावरणीय कारक थे, पर्यावरण को क्या कर रहा था, बाह्य पर्यावरण को कोशिका के अंगों से अलग कर रहा था। तो सेम वहाँ पर यहाँ पर कोशिका भित्ति भी वही काम करेगा। कोशिका ये आपका कोशिका भित्ति होगा, मान चलिए आपका बाहरी पदार्थ है और ये पादप कोशिका का अंदर का अंग है, तो इसको इससे अलग करेगा कौन, कोशिका भित्ति। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों हमने आपको कोशिका से जितने भी प्रश्न बनेंगे मैंने आपको करा दिया। बाकी एक ही वीडियो में आपका पूरा तो क्लियर नहीं हो पाएगा, और बाकी ऊतक से पढ़ेंगे है ना,
फिर जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो आपका प्रश्न और अच्छे से क्लियर होता जाएगा, ठीक है ना। तो जो एनसीईआरटी का था मैंने आपको पूरा खत्म कर दिया। उम्मीद है आपको क्लास अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और प्यारा सा अपना कमेंट जरूर कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।